हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी है। फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, सब से ये रिलेटेड है। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो, मैथ का जितना भी ब्रांच है वहाँ से ये फंक्शन मतलब वो उससे रिलेटेड है। हर जगह आपको फंक्शन देखने को मिलेगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, साथ साथ जेई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को आप 5 से 10 मिनट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन फंक्शन। फंक्शन जो फंक्शन क्या है? फंक्शन जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर मान लो कि ये कोई कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका सीपीयू हो गया। इसमें हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, और हमको आउटपुट मिलता है। और ये जो है ना सिस्टम, ये आपका फंक्शन है। जो भी हम इनपुट देते हैं इसमें, ठीक है, जो भी हम इनपुट इसमें देते हैं, यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है एफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन भी इसी तरह से काम करता है। फंक्शन भी आपको इसी तरह से काम करता है। जब हम कोई इनपुट देते हैं तो वो आप आउटपुट हमको प्रदान करता है। तो मान लो कि दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अब फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम क्या है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, उस सब एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रूप से एसोसिएट करता है, ठीक है। फंक्शन का क्या काम है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट बी के साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ उसको एसोसिएट करता है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ उसको एसोसिएट करता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या बच्चों? फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। जैसे रिलेशन में सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होता है, यहाँ भी सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होता है, कुछ शर्त के साथ होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं सब आपका रिलेशन है, लेकिन सभी फंक्शंस सभी रिलेशंस फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। अब फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन क्या करता है? फंक्शन क्या करता है? इसके एलिमेंट को
इसके एलिमेंट के साथ, इसके एक ही एलिमेंट के साथ, ठीक है, इसका एक एलिमेंट इसके सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट होता है। जैसे वन, एफ जो है वन को इसके साथ रिलेट कर दिया, टू को इसके साथ रिलेट कर दिया, थ्री को इसके साथ रिलेट कर दिया। मतलब इसका जो जो भी एलिमेंट है, वन टू थ्री, सबको इसका किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट कर देता है। ठीक है, तब बच्चों हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन का काम ही यही है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट इसमें मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा इसमें नहीं हो जो बी के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो। लेकिन शर्त क्या है कि इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ ये रिलेट करेगा। ठीक है, दो एलिमेंट के साथ नहीं कर सकता है। जैसे जैसे 1 2 3 है, ए बी सी डी है। अब 1 जो है ए के साथ भी रिलेटेड है, 1 बी के साथ भी रिलेटेड है, और 2 सी के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से, और 3 डी के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ देखो ये जो एलिमेंट 1 है, ए और बी दोनों के साथ रिलेट हो गया है, यानी दो एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि ए और बी, लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट्स। मान लेते हैं कि दो नन एम्प्टी सेट्स है। देन relation f which associates each element of A with unique element of B, then a relation F which associates each element of A with unique element of B is called a function. मान लो ए और बी दो नॉन इनफिनिटी सेट्स है, तो कोई रिलेशन एफ है जो ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रूप से एसोसिएट कर देता है, ठीक है, उसको रिलेट करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन एफ। तब हम एफ को बोलेंगे फंक्शन, तो हम एफ को बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से फिर से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों इसको हम लोग दो तरह से समझेंगे, एक ऑर्डर पेयर के रूप में, ठीक है, सो डायग्राम के रूप में, और ग्राफ के द्वारा। ठीक है, तीन तरह से समझेंगे, एक ऑर्डर पेयर के रूप में, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का क्या होता है, और तीसरा हम लोग समझेंगे डायग्राम के द्वारा। देखो मान लो कि एक कोई सेट है,
ये आपका फंक्शन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ है ए बी सी। जो 1 इसके साथ रिलेट है, 2 बी के साथ रिलेट है, 3 सी के साथ रिलेटेड है। दूसरा है 1 2 3 ए बी सी। 1 ए के साथ रिलेटेड है, 1 बी के साथ रिलेटेड है, ये सी के साथ रिलेटेड है, और ये भी सी के साथ रिलेटेड है। ए बी, और ये आपका फंक्शन हो गया। तीसरा है 1 2 3 सेट ए सेट बी, ये फंक्शन एफ है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 भी ए के साथ रिलेटेड है, और 2 3 सी के साथ रिलेटेड है। वन टू थ्री सेट ए सेट बी, ये आपका फंक्शन हो गया, ये हो गया ए बी सी। बच्चों इसमें देखो कि 1 का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, 2 का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, 3 का सिर्फ सी के साथ मतलब एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट का एक एलिमेंट का बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, तो बच्चों ये होता है आपका फंक्शन। यहां देखिए 1 का ए के साथ रिलेशन है, 1 का बी के साथ रिलेशन है, ठीक है, 2 सी के साथ रिलेटेड है और 3 भी सी के साथ रिलेटेड है, ये तो सही है। 2 का सिर्फ सी के साथ रिलेशन है और 3 का भी सिर्फ सी के साथ रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे 1 का 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन हो गया। बच्चों ये फंक्शन आपका नहीं होगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 भी ए के साथ रिलेटेड है और 3 सी के साथ रिलेटेड है। इसमें एक एलिमेंट मिस कर रहा है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर में जो एलिमेंट है सेट ए का जो एलिमेंट है ये मिस नहीं करना चाहिए, इसका हर एलिमेंट का इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका फंक्शन हो गया। अब इसमें देखो मान लो 1 ए के साथ रिलेटेड है, 1 बी के साथ रिलेटेड है और 2 सी के साथ रिलेटेड है, क्या ये फंक्शन है? बच्चों ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 छूटा हुआ, 3 का किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। अब इसको जब हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे तो चाहिए होगा 1a 2b 3c। ठीक है, तो अब देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3, यानी सेट का जितना भी एलिमेंट है 1 2 3 सबका इसमें ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर हम ऑर्डर पेयर के रूप में देखेंगे तो ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इसमें ऑर्डर पेयर होना चाहिए। देखो 1 का ऑर्डर पेयर है, 2 का ऑर्डर पेयर है, 3 का ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तब ये फंक्शन होगा। इसमें देखो 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 भी ए के साथ रिलेटेड है और 3 सी के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे देखो ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इसमें ऑर्डर पेयर है, 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का एक, ये सब एलिमेंट जो है इसमें ऑर्डर पेयर के रूप में मौजूद है। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, 1 ए के साथ रिलेटेड है, 1 बी के साथ रिलेटेड है, 2 सी के साथ रिलेटेड है
और 3C के साथ रिलेटेड है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम है। ठीक है, ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम है। तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में फंक्शन को जब देखते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। बात आ रही समझ में? जब हम ऑर्डर पेयर के रूप में फंक्शन को देखते हैं तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट कभी भी सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका नहीं है। यहां देखो क्या हो रहा है, 1 ए के साथ रिलेटेड है, 1 बी के साथ रिलेटेड है, 2 सी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां देखो दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम हो गया, तो ये तो नहीं होगा। और दूसरा मिस्टेक इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो एलिमेंट है 3, इसका कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन आपका नहीं होगा। तो बच्चों इसमें आपको फंक्शन में आपको ध्यान देना है। अगर हम डायग्राम के रूप में देखते हैं, अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, ये कोई फंक्शन हो गया। बच्चों इसका जितना भी एलिमेंट है सबका इधर में किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे 1 इसके साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ रिलेटेड है, 3 सी के साथ रिलेटेड है, 4 डी के साथ रिलेटेड है। देखो इसमें 1 2 3 4 है, 1 का सिर्फ ए के साथ रिलेशन है, 2 का सिर्फ बी के साथ रिलेशन है, 3 का सिर्फ सी के साथ रिलेशन है, 4 का सिर्फ डी के साथ रिलेशन है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। दूसरा जो है फंक्शन के लिए ये हो सकता है कि 1 2 3 4, ये फंक्शन के लिए ए बी सी डी, ये हो सकता है कि 1 ए के साथ रिलेटेड है और 2 भी ए के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि 1 ए के साथ रिलेटेड है और 2 भी ए के साथ रिलेटेड है, तो 1 तो सिर्फ एक ही एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड है, 2 भी सिर्फ एक एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 ए बनेगा और 2 ए बनेगा। सेकेंड कंपोनेंट सेम हो सकता है लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 बी के साथ रिलेटेड है तो 3 बी के साथ रिलेट हो गया और 4 डी के साथ रिलेट हो गया। तो बच्चों ये क्या एक फंक्शन है, ये क्या एक फंक्शन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? मान लो ये हो गया 1 2 3 4 और यहाँ हो गया ए बी सी डी। अब इसमें क्या है कि 1 ए के साथ रिलेटेड है, 1 बी के साथ रिलेटेड है, 1 सी के साथ रिलेटेड है, 3 4 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, 2 इसके साथ रिलेटेड है, 4 इसके साथ रिलेटेड है। बच्चों 2 का तो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, 3 का भी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, 4 का भी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, लेकिन 1 का ए बी सी तीन तीन के साथ रिलेशन है। यानी जब ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे तो 1 3 ऑर्डर पेयर में आएगा।
1 ए में आएगा, 1 बी में आएगा, 1 सी में आएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट उसका 3 बार आ गया, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, ठीक है, या फिर फंक्शन एक प्रकार का रूल है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रूप से रिलेट करता है, ठीक है। तो बच्चों ये फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप यहां पे बताओ 1 2 कोई सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर के रूप में आपको दिया हुआ है, ये कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, R1। दूसरा रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 3 3 4 3 4 4 3, ये रिलेशन दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है 1 2 1 2 2 3 4 3, बच्चों ये रिलेशन दिया हुआ है। आपको बताना है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहां देखो इसमें जितना एलिमेंट है 1 2 3 4 सब किसी न किसी ऑर्डर पेयर में प्रेजेंट है। 1 देखो यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, यानी 1 2 3 4 इसके ऑर्डर पेयर में कहीं न कहीं पे प्रेजेंट है। तो इसका जितना भी एलिमेंट है सब इसमें होना चाहिए, उसका ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 सबका ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो ये आपका फंक्शन हो गया। यहां देखो 1 2 1 3, ये दोनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट आपको सेम हो रहा है, बच्चों ये आपको फंक्शन नहीं हुआ। यहां देखो 1 2 2 3 4 3, 1 का तो ऑर्डर पेयर है, 2 का भी ऑर्डर पेयर है, 4 का भी ऑर्डर पेयर है, लेकिन 3 का ऑर्डर पेयर नहीं है इसमें। तो बच्चों ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ से हम लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है। ग्राफ से हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई ग्राफ कोई ग्राफ फंक्शन है फिर नहीं है। तो बच्चों इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करता है कि हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, फंक्शन के डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है। और ये लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो बच्चों वो फंक्शन होगा। अगर वो एक से अधिक लाइन ग्राफ को अगर एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट यही है कि द लाइन drawn parallel to y-axis in the domain of function cuts the graph only at one point, ठीक है। all the lines drawn parallel to y-axis
in the domain of function cuts the graph at only one point। ठीक है, कह रहा जितने भी लाइन्स है इसके डोमेन में, वाई एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन हम लोग खींचेंगे उसके डोमेन में, वो ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ओनली एट ओनली वन पॉइंट, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। अगर एक से अधिक पॉइंट पे काटता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब इसको देखो हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ, ठीक है। क्या करते हैं, हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं इस तरह से, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लाइन खींचते हैं इसके डोमेन तक। इसका डोमेन यहां से यहां तक है, ठीक है। अब देखो जो भी लाइन हमने खींचा है वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों ये फंक्शन होगा, यानी जो ग्राफ बना हुआ है वो किसी न किसी फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। यहां पे लाइन खींचो, अब यहां देखते हैं, क्या देखते हैं, ये वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है। देखो ये लाइन इसको एक दो तीन पॉइंट पे काट रहा है, ये लाइन इसको एक दो तीन पॉइंट पे काट रहा है, ये लाइन इसको एक दो तीन पॉइंट पे काट रहा है, मतलब मोर देन वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं कि देखो ये सब जो है एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, इस तरह से हम लोग लाइन खींचेंगे तो ये सब सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बच्चों ये आपका फंक्शन हो जाएगा। इसमें देखो ये वाई एक्सिस है, बच्चों इसमें भी एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक से अधिक पॉइंट पर ये लाइन जो है अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बच्चों ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन से हम लोग पता करते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ बना करके भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, हम यहाँ पे ये लाइन खींचते हैं ऐसे। बच्चों देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये लाइन ऐसे पास कर रहा है। उस तरह से ये वाला जो है एक पॉइंट हो गया, है ना। तो ये एक्स का वैल्यू हो गया, और ये जो इधर बना ये वाला, ये आपका वाई का वैल्यू है। फिर यहाँ एक्स का वैल्यू है, इसका ये वाई का वैल्यू है, ये वाला आपका वाई का वैल्यू है, ठीक है। ये इधर हो गया, ये आपका इधर है,
ये आपका ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये आपका y का वैल्यू हो गया, है ना, ये आपका y का वैल्यू है। मतलब मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, ठीक है, और ये जो है पॉइंट, ये मान लेते हैं 1 है, और ये पॉइंट आपका 2 है। देखो 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब 1 2 है, 2 1 के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब 2 1 है, ठीक है। तो एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट आपको मिल रहा है ना, 1 का सिर्फ 2 के साथ रिलेशन है, 2 का सिर्फ 1 के साथ रिलेशन है। तो इसी तरह से जितने भी पॉइंट हम इस पे लेंगे, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे अगर ग्राफ बनाते हैं, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 है, तो इधर में एक वैल्यू आपको मिल रहा है, इसको मान लेते हैं 5, इधर में यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है 2, यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है आपको 3, मान लो -2 -3। तो देखो 1 जो है 5 के साथ रिलेटेड है, 1 जो है -2 के साथ रिलेटेड है, और 1 जो है -3 के साथ रिलेटेड है। तो बच्चों ऑर्डर पेयर के रूप में इसका को 3 बार आ गया, फर्स्ट कंपोनेंट 3 बार आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। एक बार जब कट करता है यानी वो एक ही नंबर के साथ रिलेट है। अब यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स हैं, जैसे मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, ये आपका फंक्शन है 1 2 3 ए बी सी डी। बच्चों सेट ए को जो कहा जाता है डोमेन, इसको कहा जाता है डोमेन, ठीक है। सेट बी को कहा जाता है कोडोमेन, सेट बी को कहा जाता है कोडोमेन। और इसका जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन है ए बी सी, इसको कहा जाता है रेंज, इसको कहा जाता है रेंज। तो रेंज आपका हो गया ए बी सी, कोडोमेन आपका हो गया ए बी सी डी, डोमेन आपका हो जाएगा 1 2 3, कोड डोमेन आपका हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी आपका डोमेन कोड डोमेन हो गया, 1 2 3 आपको डोमेन हो गया। और ये जो नंबर है सेट ए का जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जिसके साथ रिलेटेड है उसका जो सेट बनेगा वो आपको रेंज कहलाएगा। फिर बच्चों इसको इमेज कहा जाता है, 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज बी हो गया, 3 का इमेज सी हो गया, ठीक है। और 1 को कहा जाता है ए का प्री इमेज, 1 के 1 का जो है ना 1 का इमेज आपका ए हो गया, इसको बोलते हैं इमेज। 1 का इमेज हो गया ए, 2 का इमेज हो गया बी, 3 का इमेज हो गया सी, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्री इमेज, यानी ए का प्री इमेज 1 हो गया, बी का प्री इमेज 2 हो गया, सी का प्री इमेज 3 हो गया, ठीक है। तो ये इमेज हो गया। तो इमेज का जो सेट बनता है ना उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या है? सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस का जो सेट है उसको बोलते हैं हम लोग रेंज, ठीक है। तो ये इमेज हो गया, ये आपका प्री इमेज हो गया, ठीक है बच्चों। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो क्लास 10 बिहार
बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सवाल होता है जिसमें नंबर नहीं दिया हुआ रहता है, उसमें आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ रहता है, ए बी सी डी करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस आपको इस तरह से दिया हुआ रहता है, उसको आपका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में बच्चों को अक्सर काफ़ी मुश्किल होती है ना? काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप 5 से 10 मिनट तक ध्यान से देखिए, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहला सवाल देखो क्या है, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2m। बच्चों इसको सॉल्व करना, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम में ये सवाल आ चुका है।